नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू अरियंत। देखिए बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे और आपका चैप्टर सेकंड है अम्ल, क्षारक तथा लवण से संबंधित। सबसे पहले कुछ बेसिकली चीजें डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, हर प्रकार के रासायनिक यौगिकों में अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो उन्हीं गुणों के आधार पर कोई अम्ल कहलाते हैं, कोई क्षारक कहलाते हैं और कोई लवण कहलाते हैं। तो देखिए, सभी रासायनिक यौगिकों यानी जितने भी प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं वो अपने रासायनिक गुणों के आधार पर या तो अम्ल बनते हैं या क्षारक बनते हैं या फिर लवण बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, यानी जितने भी प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण पाए जाते हैं और इन विशिष्ट गुणों के आधार पर एक रासायनिक यौगिक किसी दूसरे रासायनिक यौगिक की तुलना में थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी रखता है, यानी कोई अम्ल का रूप ले लेता है, कोई क्षारक का रूप लेता है और कोई लवण का रूप लेता है। जैसे कोई स्वाद में खट्टे होते हैं, कोई स्वाद में कड़वे होते हैं, कोई स्वाद में मीठे होते हैं। इस प्रकार से आपसे बात की जा रही है। तो जो इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। जैसे जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं, यानी मनुष्य और जंतुओं की बात करें तो मनुष्य और जंतुओं के जो पाचक रस होते हैं उनमें ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। एवं भोजन का खट्टा कड़वा स्वाद इनमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होता है। और जब भी अपन भोजन करते हैं तो भोजन में कई सारी चीजों का प्रयोग हम करते हैं, तो जिसमें से कुछ चीजों में खट्टा स्वाद आता है, कुछ चीजों में कड़वा स्वाद आता है। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसी के अम्ल होने के कारण और किसी के क्षारक होने के कारण। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, कि अम्ल क्या होते हैं जिसको एसिड कहा जाता है। देखो बच्चों, आराम से समझिएगा, अम्ल क्या होते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी इस तरीके के पदार्थ जिनका स्वाद चखने पर या खाने पर खट्टा महसूस होता है, तथा जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर अम्ल शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द से मानी जाती है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द, और लेटिन शब्द भी कौन सा, एसिडस। एसिडस से क्या हुआ है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि एक लेटिन शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, यानी अम्ल का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो वे पदार्थ जिनमें अम्लीय उपस्थित होते हैं वे कैसे होते हैं, खट्टे। जैसे सिरके की बात कर लें, सिट्रस फल की बात कर लें, यानी नींबू, संतरा आदि, तो ये सब स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इसलिए इन सबको अम्ल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अम्लों के प्रकार, हम ये देखेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्रबल अम्ल की, कि प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया या तो आयनित होंगे या जल में पूर्णतया विनियोजित हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः खनिज अम्ल, यानी खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल, यानी जो अम्ल हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं वो सामान्यतः कौन से अम्ल कहलाते हैं, हमारे लिए प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। अब दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया न तो विनियोजित हो सकते हैं और न ही आयनित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हमारे लिए दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो बच्चों, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया विनियोजित या आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यहां पर आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की आकृति में बहुत छोटा होता है। यानी अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें तो हाइड्रोजन आयन आकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी छोटा होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की आकृति काफी छोटी होती है और छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण, यानी हाइड्रोजन आयन का जो आकार होता है वो काफी छोटा होता है और उसके अंदर उच्च
आवेश घनत्व पाया जाता है, जिसके कारण यह जल के अणु के साथ जुड़कर जलयोजित आयन का निर्माण करता है। यानी बच्चों ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन जो आयन होता है वह आकार में सबसे छोटा होता है, यानी बहुत छोटा आकार होता है उसका, और साथ ही साथ इसके अंदर उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है। इसी की वजह से यह जल के अणु के साथ जुड़कर जलयोजित आयन का निर्माण करता है, और इस जलयोजित आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो जलयोजित आयन होता है उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि जैसे अपन ने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को लिया H+ और इसको जब जल के साथ मिलाया तो हमें H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है, और हाइड्रोनियम आयन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, H3O+, इससे हाइड्रोनियम आयन को प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण, यानी कि बच्चों अम्लों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। अभी अपन ने रिसेंटली में डिस्कस करा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू की बात करें, संतरा की बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए इनको अम्ल के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले कि अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। यानी एक तो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, और ये तुरंत जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। अम्लों की दूसरी विशेषता ये होती है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक यानी कोरोसिव पाई जाती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं ये संक्षारक होते हैं और इनकी क्रिया के कारण कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से अम्लों में रासायनिक गुण पाए जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अम्ल के रासायनिक गुण की बात की जाए तो सबसे पहला गुण धातु के साथ अभिक्रिया। यानी हम किसी अम्ल की यहाँ पर क्या कराएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। धातु का मतलब जैसे आप जानते हो जिंक एक धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी जब भी अम्लों की क्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो धातु के साथ कराने पर ये कौन से गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस को मुक्त करते हैं। कैसे के एग्जांपल से देख लेते हैं बच्चों। ये यहाँ पर आयरन दिया हुआ है जिसको Fe से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने। ठीक है। आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है तो हमें क्या मिलेगा, फेरस क्लोराइड मिलेगा यानी FeCl2। तो एक तो क्या मिला हमें, फेरस क्लोराइड, और दूसरा ये यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, जिस तरीके से अपने कहा कि हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा कि जब भी हम लोग यहाँ पर धातु के साथ अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि जैसे अपन फेरस की क्रिया करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो एक तो हमारे पास फेरस क्लोराइड बन रहा है और फेरस क्लोराइड बनने के साथ साथ क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त की जा रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है। देखिए कैसे। हाँ, सबसे पहले बात करें तो अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। यानी जब भी अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराई जाएगी या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाएगी तो यहां से कौन सी गैस मुक्त होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया कि जब भी आप धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया करवाओगे तो एक तो लवण बनेगा और लवण बनकर के जो हमारा बेसिक पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो फिर साथ में क्या उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं बच्चों। उदाहरण आपको यहां पर भी दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिया गया है CaCO3।
बच्चों CaCO3 ये हमारे लिए क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया करवाई जाएगी किससे, HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो अभी हमने पढ़ा था इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, लेकिन साथ के साथ क्रिया करके क्या बनेंगे, तो Ca और Cl दोनों क्रिया करके बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ जल का निर्माण होगा। और मेन इंपॉर्टेंट जो अपन बात कर रहे हैं कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी अब हम अम्ल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, धातु ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो देखिए अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। देखिए बच्चों क्या बोला गया है आपसे यहाँ पर पे, एक बेसिकली पॉइंट बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करेगा कि जब भी हम लोग अम्ल और धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो इसकी क्रिया से एक तो लवण का निर्माण होता है और एक किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि जब भी धातु ऑक्साइड में आप क्या मिलाओगे, अम्ल मिलाओगे, क्रिया कराओगे, तो एक तो इससे लवण बनेगा और साथ के साथ ही किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा, यानी H2O का हमारे पास निर्माण होगा। इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करवाई जाएगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो एक तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और मेन हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जल, तो एक किसका निर्माण होगा, H2O, यानी यहां पर जल का निर्माण होगा। ठीक है, ये H2O यानी जल का निर्माण होगा। आगे देखते हैं अम्लों के उपयोग, यानी बच्चों अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं। हमारा टॉपिक है अम्लों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड, किस किस प्रयोग में अम्लों को यूज में लिया जाता है या किन किन प्रयोगों में अम्ल काम में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड, और बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, H2SO4। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को लेड बैटरियों में, सल्फ्यूरिक एसिड को किसमें, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयुक्त किया जाता है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किस किस में किया जाता है, लेड बैटरियां बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योगों में काम में लिया जाता है, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे और उर्वरक निर्माण, इन सब में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल की, और प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल को क्या कहा जाता है, HNO3। ठीक है, अब नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको सोने का शोधन और चांदी का शोधन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औषधियों के निर्माण के लिए या विस्फोटक निर्माण के लिए किस प्रकार के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा अम्ल होगा, वो नाइट्रिक अम्ल होगा। ठीक है, तीसरी बात करते अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की आपसे बात की जा रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि बच्चों अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कपड़े पे रंगाई करने के लिए, यानी कपड़े पे जो कलर किया जाता है उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ये तो हुई अम्ल की बात। अब हम बात करेंगे क्षारक कि क्षारक क्या होते हैं। अम्ल की बात करी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं, जल में विलेनशील होते हैं। और ये तो हो गई अम्ल की बात। अब अपन सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे चैप्टर का पार्ट है, जिसे क्या कहेंगे अपन, क्षारक। देखिए बच्चों क्षारक क्या होते हैं, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं,
तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उसे क्षारक कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है बच्चों वो तो होता है खट्टा, अम्ल का जो स्वाद होता है वो तो होता है खट्टा। और अगर हम यहाँ पर पे क्षारक की बात करें तो क्षारक का स्वाद कैसा बताया जाता है, तीखा या कड़वा बताया जाता है। अम्ल की बात करें तो ये नीले लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। और अगर क्षारक की बात करें तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वे स्वाद या वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण यानी कि कड़वा होता है उन्हें एक तो क्षारक कहा जाता है, दूसरा जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, उन्हें क्षारक कहा जाता है। जैसे बात करें हम लोग साबुन की, तो साबुन किसका एग्जाम्पल है, क्षारक का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर्हेनियम सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियम का सिद्धांत आपसे क्या बोलता है कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात, किसकी बात की जा रही है, वो रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित या वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। यानी आर्हेनियम का ये बात की जाती है कि आर्हेनियम सिद्धांत इस बात पर आधारित है या ये बात बताता है कि जो रासायनिक पदार्थ आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर एक तो ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जिस प्रकार से हमने अम्लों के प्रकार की बात करी उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्षारक के प्रकार की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जैसे प्रबल अम्ल होता है वैसे प्रबल क्षारक होता है, दूसरा हमने दुर्बल अम्ल पढ़ा था वैसे दुर्बल क्षारक भी पढ़ गए। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ पर पे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतया विनियोजित होकर या वियोजित होकर क्या प्रदान करते हैं, हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, NaOH की बात करें, BaOH2 की बात करें, तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। तो आप एग्जाम में अगर आपसे प्रबल क्षारक के उदाहरण पूछ लिए जाए तो क्या उदाहरण लिख कर क्या होगे कि हमारे पास जो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, BaOH2, ये सब हमारे लिए क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षारक की बात करें तो दुर्बल क्षारक वे क्षारक होंगे जो जल में पूर्णतया विनियोजित नहीं होंगे। प्रबल तो जल में पूर्णतया विनियोजित होंगे और दुर्बल क्षारक वे क्षारक होंगे जो जल में पूर्णतया विनियोजित नहीं होंगे। सेम अम्ल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतया विनियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक है जो जल में पूर्णतया विनियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, उपयुक्त क्षारकों में जल के आयनन के कारण उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन इनके जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं, इसी कारण क्षारक क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। और विभिन्न क्षारों की जलीय विलयन में प्रबलता क्रम, यानी जलीय विलयन में प्रबलता क्रम क्या होगा, सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये। ठीक है, आगे देखते हैं अम्ल की क्षारकता। अब हम बात करते हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। पहले हमने सेपरेट अम्ल टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद क्षारकता पढ़ा, अम्ल के प्रकार पढ़े, क्षारकों के प्रकार पढ़े। अब हम बात करें अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित, किसकी बात की जा रही है, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को, यानी किसी भी अम्ल में उपस्थित
प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु, यानी वो हाइड्रोजन परमाणु जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता या भास्मिकता कहते हैं। यानी किसी भी अम्ल के अंदर उपस्थित वो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन, उनकी संख्या को अम्ल या क्षारकता या भस्मिता कहा जाता है। अम्लों के अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अम्लों की एक क्षारीय, द्विक्षारीय और त्रिक्षारीय अम्ल कहलाता है। यानी इनकी उपस्थिति के कारण ये जो अम्लों की संख्या है या अम्लों की जो क्षारीयता है वो कैसे कहलाती है? अम्ल एक क्षार की भी हो सकते हैं, अम्ल द्विक्षार की भी हो सकते हैं और अम्ल त्रिक्षार की भी हो सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर पे प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ठीक है, कि अम्ल में जो प्रतिस्थापन हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या होती है उसके आधार पर इन्हें अम्ल की क्षारीयता ज्ञात की जाती है। अब हमने ये देखा कि अम्ल की जो क्षारीयता है वो एक वाली भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक क्षारीय अम्ल के एग्जाम्पल लिखिए, द्विक्षारीय अम्ल के एग्जाम्पल लिखिए, त्रिक्षारीय अम्ल के एग्जाम्पल लिखिए, तो देखिए बच्चों, निम्न उदाहरण प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अम्लों के प्रकार। सबसे पहला CH3, COOH, HCl एंड HNO3, ये सब क्या है? एक क्षार के कहलाते हैं क्योंकि इनमें एक क्षार उपस्थित होता है। H2CO3, H2SO4 ये सब द्विक्षार के कहलाते हैं और H3PO4 ये त्रिक्षार की कहलाते हैं। अब बात करते हैं क्षारक की अम्लता। अब हम अम्ल की क्षारकता की बात कर ली, अब क्षारकता में अम्लीयता की बात करेंगे। तो किसी क्षार के एक अणु में, किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन, किसकी बात की जा रही है? हाइड्रोजन आयन। यानी एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन हाइड्रोजन आयनों यानी OH- की संख्या उस क्षार की अम्लीयता कहलाती है, ठीक है। यानी कि किसी भी क्षार के गुण में उपस्थित प्रतिस्थापन हाइड्रोजन आयन की संख्या उस क्षार की अम्लीयता कहलाती है। जैसे NH4OH, KOH की अम्लीयता 1, CaOH2, MgOH2 की 2 तथा FeSO3, AlOH3 की 3 क्षारकता पाई जाती है। अब बात करते हैं क्षारकों के भौतिक गुण। जैसे अम्ल का सबसे भौतिक गुण होता है कि वो जल में विलयनशील होता है। दूसरी बात, स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे क्षारकों के गुण की बात करें तो सबसे पहले जो गुण पाया जाता है वो स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे, या तीखे की जगह क्या बोल सकते हैं अपन? कड़वे बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो क्षारक क्या करेंगे? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, ठीक है। तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और तीसरी, क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। यानी जब भी आप क्षारक को स्पर्श करोगे तो जिस प्रकार से हम लोग साबुन को यूज में लेते हैं वो चिकना होता है, उसी प्रकार से क्षारक को जब हाथ लगाया जाएगा तो वो साबुन की तरह क्या होता है? चिकना होता है, ठीक है। और अम्लों के समान क्षारकों की भी प्रवृत्ति संक्षारक होती है। यानी जिस प्रकार से अम्लों की संक्षारक प्रकृति होती है उसी प्रकार से क्षारकों की प्रकृति भी संक्षारक होती है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। आगे देखते हैं बच्चों, अब बात करते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण। सबसे पहला, धातु के साथ क्रिया। अब क्षारकों की धातु के साथ क्रिया कराते हैं। पहले हमने अम्लों की धातु के साथ क्रिया कराई, अब हम क्षारकों की धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखो, प्रबल क्षारक सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जो प्रबल क्षारक होते हैं वो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। अतः क्षारकों को धातु पात्रों में नहीं रखा जा सकता। जैसे इसका मतलब जब क्षारक की क्रिया करवाई जाएगी किसके साथ? धातु के साथ, तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन बात किसकी की जा रही है आपसे? हाइड्रोजन गैस की। तो साथ में क्या उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। आगे देखिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। पहले तो अपन ने धातु के साथ अभिक्रिया कराई क्षारकों की, अब अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
तो क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। धातु के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, और अगर किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब भी क्षारकों की क्रिया करवाई जाएगी तो किसका निर्माण होगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात किसकी की जा रही है, जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है, और यह अभिक्रिया जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं या अधात्विक ऑक्साइड उनकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। क्या काम ने कि जब भी क्षारक की क्रिया करवाई जाएगी अधात्विक ऑक्साइड से तो लवण तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या उत्पन्न होगा, जल का निर्माण किया जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करवाई जाए CaOH2 यानी बुझे हुए चूने से, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण तो बना ही बना, लेकिन साथ में किसका निर्माण होगा, H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं, क्षारक अम्लों में अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्षारक जब भी अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो उनके प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यानी क्षारक की क्रिया अम्ल से कराने पर जो भी लवण प्राप्त होता है या जो भी चीज हमें प्राप्त होती है उसमें अम्ल के गुण नहीं पाए जाते हैं। तो क्या बोला गया आपसे, क्षारक अम्लों से भी क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात की जा रही है आपसे कि AlOH3 जिसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और इसकी क्रिया करवाई जाएगी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो एक तो में क्या मिलेगा, Al2SO4 होल थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन मेन बात किसकी की जा रही है, जल की, जो कि जल बनेगा ये इस तरीके से बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर यह पूर्णतया आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यानी जो प्रबल क्षारक होते हैं, और जब इन प्रबल क्षारकों को किसमें, ये जल में विलय करने पर जब पूर्णतया आयनित होंगे तो पूर्णतया आयनित होकर जलीय विलयन में किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन आयन OH- प्रदान करते हैं। इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा आयनित होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई जाए किससे, जल से, आपको बोला जा रहा है कि प्रबल क्षारक जल में विलय करने पर, जल में विलय कराई जा रही है इस प्रबल क्षारक का, तो एक तो आपके पास बना अमोनियम आयन, और साथ साथ हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, तो ये बना आपके पास हाइड्रोजन आयन। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल विघटित हो जाते हैं। यानी ये क्षारक है, अब इस क्षारक को क्या करा जा रहा है, यहाँ पर गर्म किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये किसका साइन होता है, ये गर्म करने का साइन होता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जिनको क्या कराया जाए, गर्म करा जाए, तो ये हमें क्या प्रदान करेंगे, क्षारीय ऑक्साइड तो प्रदान करेंगे सही, साथ ही साथ किसका निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे, जिसको एक उदाहरण के साथ प्रदर्शित करा गया है कि जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 को गर्म किया जाएगा तो एक तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, और साथ ही साथ किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों आगे टॉपिक है क्षारकों के उपयोग। जिस प्रकार से हमने अम्लों के उपयोग डिस्कस करे थे उसी प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर क्षारकों के उपयोग, यानी क्षारकों के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले क्षारकों के उपयोग की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको AlOH3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका प्रयोग किस लिए करा जाता है, एक तो वस्त्र और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अगर अपन यहां पर तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लींजिंग एजेंट तथा अमोनिया लवण बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किस में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में, रेयन के निर्माण में, ठीक है, तथा कागज व लुगदी के निर्माण में उद्योगों में किया जाता है। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है
तो इसका प्रयोग एक तो साबुन बनाने के लिए किया जाएगा, एक धावन पाउडर बनाने के लिए किया जाएगा, रेयन के निर्माण के लिए, और साथ ही साथ कागज व लुगदी बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड